अंजलि, प्रिंसिपल मैम से बात हुई क्या? अगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ आता। गौतम गाड़ी ड्राइव करते हुए अंजलि से पूछता है। अंजलि गौतम को दिलासा देते हुए कहती है, डोंट वरी गौतम, मैं प्रिंसिपल मैम से मिलने ही जा रही हूँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं यहाँ सब संभालूंगी। हाउ कुड यू डू दिस मैम? आप विवान को स्कूल से रस्टिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपने उस लड़के को कुछ नहीं कहा जिसने विवान को बुली किया। रिया ऑलरेडी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में बैठी उनसे बात कर रही है। रिया की बात सुनते ही प्रिंसिपल मैम विवान की ओर देखते हुए जवाब देती है, आई कैन अंडरस्टैंड, उसने जो किया वो गलत किया मिसेस रिया। रिया प्रिंसिपल मैम की बात को पूरा करते हुए कहती है, यस मिसेस रिया, बट विवान ने भी गलती की है। जिस तरह से शौर्य ने विवान को पंच किया, ठीक उसी तरह से विवान ने भी शौर्य को पंच किया, एंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर आई कांट टॉलरेट। इसीलिए मैंने विवान और शौर्य दोनों को इक्वल पनिशमेंट दी है। लेकिन मैम, रिया अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रिंसिपल मैम के केबिन का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पास कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। अंजलि सबसे पहले प्रिंसिपल मैम की ओर देखती है, फिर विवान को देख उसके करीब जाकर उसकी आंख को देखकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, विवान बेटा, ये सब क्या हुआ और ये सब किसने किया? विवान कुछ कहता तभी प्रिंसिपल मैम एक कागज साइन कर रिया की ओर बढ़ाते हुए कहती हैं, ये लीजिए, अब हम आपकी बेटी को इस स्कूल में नहीं रख सकते। डोंट यू डेयर मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। रिया गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करके कहने लगती है। विवान को स्कूल से निकालने की बात सुन अंजलि प्रिंसिपल मैम से पूछती है, आप मेरी बेटी को क्यों स्कूल से निकाल रही हैं? विवान को किसी ने बुली किया है। आप असली गुनहगार को सजा देने के बजाय मेरे बेटे को स्कूल से निकाल रही हैं। पहली बात तो ये कि गलती दोनों बच्चों की थी। मैं मानती हूँ शुरुआत विवान ने नहीं की थी, लेकिन खत्म विवान ने ही की है। जिस बच्चे ने विवान को मारा, विवान ने भी बदला लेते हुए उसे पंच किया है, एंड स्कूल के रूल्स दोनों बच्चों के लिए बराबर हैं। प्रिंसिपल मैम अंजलि को जवाब देती है। प्रिंसिपल मैम की बात सुनते ही अंजलि के चेहरे पर एक शॉकिंग रिएक्शन आ जाता है। नॉट पॉसिबल, मेरा विवान कभी ऐसा नहीं कर सकता। अंजलि तपाक से प्रिंसिपल को जवाब देती है। प्रिंसिपल मैम अंजलि को घूरते हुए कहने लगी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप विवान से पूछ सकती हैं। अंजलि जैसे ही विवान से पूछने के लिए आगे बढ़ती है, इतनी देर से चुप खड़ी रिया अपनी चुप्पी तोड़कर प्रिंसिपल मैम को जवाब देते हुए कहती है, आप जानती नहीं आप क्या कर रहे हैं। मेरे बेटे को स्कूल से निकालने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा भी नहीं है। रिया जब प्रिंसिपल मैम से बात कर रही थी, तब अंजलि रोते हुए विवान के आंसू बड़े ही ध्यान से साफ करते हुए उससे पूछती है, विवान, अगर आपको किसी ने पंच किया तो आपको आकर मुझे बताना चाहिए। आपने उसे क्यों मारा? विवान सिसकियां लेते हुए जवाब देता है, अम्मा, मैंने रिया मॉम को बताया था। रिया मॉम ही मुझे स्कूल लाई और बोला कि मैं उसे बैक पंच करूं। प्रिंसिपल मैम को ईगो दिखाकर रिया केबिन से बाहर चली जाती है। अंजलि जैसे ही रिया को बाहर जाते देखती है, वो प्रिंसिपल मैम को समझाते हुए कहती है, मैम, स्कूल तो विद्या का मंदिर है। मैं मानती हूँ विवान से गलती हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इस गलती की सजा इनके फ्यूचर को तो नहीं मिलनी चाहिए। आप तो सारा दिन बच्चों के साथ रहती हैं, आपको तो पता ही होगा बच्चे चिकनी मिट्टी का घड़ा होते हैं। उन्हें जिस रूप में जैसे ढाल दिया जाए वो वैसे ही ढल जाते हैं। दोनों बच्चों के फ्यूचर की डोर आपके हाथ में है। अंजलि की इमोशनल बातें सुनकर प्रिंसिपल मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रिंसिपल मैम कहने लगती है, नाउ आई रियलाइज मैं गलत करने जा रही थी। मैं विवान और शौर्य दोनों को हमेशा के लिए नहीं, लेकिन एक वीक के लिए सस्पेंड करती हूँ, ताकि दोनों बच्चों को लाइफ टाइम अपनी इस गलती का एहसास रहे। प्रिंसिपल मैम की बातें सुनकर विवान और अंजलि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगती है। दोनों ही हंसते हुए कहते हैं, थैंक यू मैम। इतना कहते ही अंजलि प्रिंसिपल मैम के केबिन से बाहर आ जाती है। स्कूल के बाहर रिया तेज कदमों से चलती हुई अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस का यूज करके किसी को फोन लगा रही है। तभी अंजलि रिया के पास आकर उसके कान से फोन खींचकर कट कर देती है। अंजलि विवान की ओर देखकर कहती है,
बेटा, आप गाड़ी में जाओ। अंजलि की बात मानते ही विवान गाड़ी में जाकर बैठने लगता है। ये क्या कर रही हो तुम? रिया अंजलि से पूछती है। अंजलि गुस्से में दांत भींचते हुए कहती है, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने विवान को क्या सिखाया कि अगर किसी ने उसे पंच मारा तो वो भी उसे पंच मारे? हाँ तो इसमें गलत क्या है? तुमने विवान की हालत देखी है, कितनी बुरी तरह से मारा है उस शौर्य ने विवान को। रिया अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मैं मानती हूँ उस बच्चे ने विवान को बुरी तरह से मारा, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि खून का बदला खून। अंजलि भी रिया को पलटकर जवाब देती है। अंजलि, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? ये 21 सेंचुरी है, यहाँ टिट फॉर टैट चलता है। जैसे को तैसा नहीं होगा तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। रिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता 21 सेंचुरी हो या 31। समय के साथ बदलना अच्छा है, लेकिन संस्कार बदलना कहीं से भी ठीक नहीं है। अंजलि रिया को समझाते हुए कहती है। अंजलि की बात सुन रिया कहती है, अंजलि, हर किसी की सोच अपनी सोच है। जो तुम्हें दिखता है वो मुझे नहीं दिखता है। बाय द वे, मैं अभी काफी लेट हो रही हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहते ही रिया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। विवान भी रिया के साथ उसी की गाड़ी में बैठकर चला गया था। रिया के जाते ही अंजलि एकदम अकेली रह जाती है। वो अपने आसपास देखती है तो विवान भी वहां मौजूद नहीं है। शुक्र है मैं रिया मॉम की गाड़ी में बैठकर आ गया। अगर अंजलि मम्मा के साथ जाता तो वो बहुत डांटती। विवान रिया की गाड़ी में बैठा मन ही मन सोच रहा है। रिया चुपचाप से गाड़ी चला रही है। अंजलि भी अब अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही जब वो सीट बेल्ट लगाती है तो उसे एहसास होता है मानो आज वो अकेली रह गई है। जो विवान मम्मा मम्मा करते हुए उसके आगे पीछे घूमता था वो रिया के साथ चला गया था। अंजलि की आंखों में आंसू है, लेकिन उसके मन में एक डर भी बैठा हुआ है। अगर मेरा ये एंटीडोट ने ठीक से काम ना किया और कल को मुझे कुछ हो गया तो दोनों बच्चे रिया के साथ रहेंगे। अगर रिया उन्हें सही शिक्षा ना दे पाई तो। ये सोचते सोचते अंजलि गाड़ी स्टार्ट करती है और घर के लिए निकल जाती है। गौतम मीटिंग करके अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, तभी उसके पॉलिटिशियन दोस्त आकाश का फोन आता है। गौतम फोन उठाकर कान पर लगाता है। वो हेलो कहता उससे पहले ही आकाश बोल पड़ता है, तेरी मैडम पिंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। मैडम पिंक का नाम सुनते ही गौतम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट ज्यादा लंबे समय तक उसके चेहरे पर नहीं रह पाती। न जाने आकाश कॉल पर गौतम से ऐसा क्या कहता है जिससे गौतम की मुस्कुराहट हैरानी में बदल जाती है। गौतम चुपचाप आकाश की सारी बात सुनता है। आकाश की बात सुनते ही उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों एक साथ नजर आती है। तेरी उस मैडम पिंक का पता तुझे सथिया बैंक से पता चल सकता है, आकाश गौतम से कहता है। सथिया बैंक? गौतम के माथे पर शिकन सी लाइन आ जाती है। हाँ, सथिया बैंक। आकाश गौतम को जवाब देता है। ये कौन सा बैंक है? इसके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। गौतम हैरान होते हुए कहता है, ये कोई ज्यादा बड़ा बैंक नहीं है। मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना गौतम, वो बैंक इतनी आसानी से अपने कस्टमर्स की डिटेल्स शेयर नहीं करता। जो भी करना सोच समझकर और सावधानी से करना। आकाश गौतम को चेतावनी देते हुए कहता है। गौतम कुछ सोचते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गौतम फोन को कान से हटाकर आंखों में गुस्सा लिए कहता है, अब तुम मुझसे ज्यादा लंबे टाइम तक छुप नहीं सकती मैडम पिंक। आखिर मैं भी तो देखूं कौन हो तुम जो अंजलि तक एंटीडोट नहीं पहुंचने देना चाहती। गौतम आकाश से बिना कुछ कहे चुपचाप फोन कट कर देता है और एक नंबर डायल करता है। गौतम की फोन स्क्रीन पर उसके सबसे भरोसेमंद आदमी विवेक का नाम नजर आता है। मैडम पिंक तक पहुंचने की लीड हाथ लग गई है। पहली कोशिश खुद करने जा रहा हूँ। काम बन गया इसीलिए तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं बना तो फिर तुम रेडी रहना। गौतम अपने सबसे काबिल और विश्वासी आदमी विवेक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। थोड़ी ही देर में गौतम ढूंढते हुए उसी बैंक के बाहर पहुंच जाता है। अब मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता मैडम पिंक। गाड़ी में बैठा गौतम
सत्या बैंक के पोस्टर को देखकर खुद से कहता है। बैंक के बाहर हट्टे कट्टे सख्त शरीर वाले दो गार्ड हाथ में गन लिए खड़े हैं। गौतम बैंक के अंदर जाते हुए दोनों गार्ड को तिरछी नजर से देखता है और सीधा मैनेजर के कमरे में जाता है। मैनेजर टेबल पर रखे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है। सामने खड़े गौतम से पूछता है, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? गौतम अपने फोन की स्क्रीन मैनेजर के सामने दिखाकर पूछता है, ये अकाउंट आपके बैंक में है, मुझे इस अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर अपनी नजर कंप्यूटर स्क्रीन से हटाकर गौतम की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप पुलिस वाले हैं? मैनेजर की बात सुनकर गौतम जवाब देता है, नहीं। मैनेजर एक बार फिर सवाल करता है, क्या आप क्राइम ब्रांच से हैं? गौतम मैनेजर को हैरानी से देखते हुए कहता है, नहीं। मैनेजर अपनी आंख पर लगा चश्मा उतारते हुए कहता है, सर, ये अकाउंट तो हमारे बैंक का ही है, बट आई एम सॉरी, मैं आपको इस अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गौतम मैनेजर से कहता है, इट्स अर्जेंट, आई नीड इट। सर, हम हमारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं, आप प्लीज जा सकते हैं। इतना कहते ही मैनेजर फिर से काम पर लग जाता है। गौतम अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, मैं इंफॉर्मेशन लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, समझे तुम? तुम्हारी औकात क्या है मुझे मना करने की? गौतम गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है। ए यू इडियट, छोड़ो मेरा कॉलर। मैनेजर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है। मैनेजर की बात सुनते ही गौतम को और गुस्सा आता है। यू कॉल मी इडियट, साले, तुझे तो मैं। गौतम कस के मैनेजर का गला पकड़ता है। तभी मैनेजर चिल्लाने लगता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गार्ड्स मैनेजर के केबिन में आते हैं और मैनेजर को गौतम की पकड़ से छुड़ाते हैं। लेकिन हाथापाई में गौतम सिक्योरिटी को एक मुक्का मारता है तो पलटकर सिक्योरिटी भी उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, जो सीधा गौतम की आंख के पास लगता है और वो दोनों गौतम को पकड़कर बाहर ले जाकर धक्का देकर छोड़ देते हैं और बैंक का चैनल गेट लॉक कर देते हैं। कमरे में एक 6 साल का बच्चा और एक करीब 28 साल का आदमी, दोनों की एक एक आंख सूज रही है। आसपास काला घेरा बना हुआ है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि विवान और गौतम है। अम्मा, धीरे, दर्द हो रहा है। धीरे करो यार, सच में बहुत दर्द हो रहा है। गौतम और विवान दोनों एक साथ बैठे हैं। अंजलि एक हाथ से विवान और दूसरे हाथ से गौतम की आंख पर बर्फ लगा रही थी और दोनों की आंख पर ही चोट लगी हुई थी। आप दोनों ने गलती की, इसलिए गॉड ने आप दोनों को पनिशमेंट दी है। वंश साइड में बैठा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा ध्यान से। विवान वंश को पलटकर जवाब देता है, ध्यान गलती करते वक्त देना चाहिए था विवान। मैंने आप दोनों को क्या सिखाया है? कभी भी गलत को देख गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। लेकिन ये बात मुझे लगता है आप दोनों के साथ साथ गौतम को भी सीखनी चाहिए। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? अंजलि, ध्यान से, दर्द हो रहा है। और विवान, तुम से सॉरी टू मम्मा। गौतम कहता है। वंश गौतम को देखकर हंसते हुए कहता है, पापा, सॉरी तो आपको और विवान दोनों को बोलना चाहिए। वंश की बात सुनते ही विवान और गौतम अपने अपने कान पकड़कर कहते हैं, सॉरी। दोनों इतने प्यार से सॉरी कहते हैं कि अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वंश जोर से शॉक होते हुए कहता है, दैट तेरी की, डोरेमोन, हमारा एक्सपेरिमेंट, जल्दी चल कर देखते हैं। वंश की बात सुनते ही विवान अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह नो, मैं तो भूल ही गया, चल फटाफट। अंजलि दोनों बच्चों को रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वंश आंख मारते हुए जवाब देता है, मम्मा, ये मेरा और विवान का सिबलिंग सीक्रेट है। अंजलि विवान को रोकते हुए कहती है, विवान, आइसिंग तो करवा लो। विवान मुड़कर कहता है, मम्मा बाद में, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहते ही वंश और विवान दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब अंजलि और गौतम दोनों कमरे में अकेले हैं। अंजलि धीमे धीमे गौतम की आंख पर आइसिंग कर रही है। तभी गौतम दर्द के मारे अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। कमरे के बाहर खिड़की से चोरी चोरी दो आंखें गौतम और अंजलि की इस नजदीकी को देख रही थी। ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि रिया की आंखें हैं। अंजलि,
मुझे लगता है बाहर कोई खड़ा है। गौतम के सिक्स सेंसेस ने उसे बता दिया था कि अंजलि और उसे कोई तो देख रहा है। अंजलि जैसे ही पलट कर देखती है तो उसे किसी के वापस जाने की कदमों की आहट सुनाई देती है। अचानक से एक फ्लावर वास के गिरने की आवाज भी आती है। अब तो अंजलि और गौतम दोनों ही समझ जाते हैं कि कोई उन्हें देख रहा था। जब गौतम और अंजलि दोनों बाहर आते हैं तो जमीन पर पड़े फ्लावर वास के टुकड़े इस बात का सबूत थे कि कोई वहां से अभी अभी गया है। अंजलि भी उन टुकड़ों को देखती है कि पीछे से धीमी आवाज में गौतम मस्करी करते हुए कहता है, भूत होगा भूत। गौतम छिड़खानी के मूड में लग रहा था, लेकिन अंजलि मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। ओफो गौतम, ये कहकर अंजलि आगे बढ़कर फ्लावर वास के टुकड़े को उठाने लगती है। ये क्या कर रही हो? ब्रिजेश को बोलता हो ना, वो उठा देगा। इससे पहले कि गौतम आवाज लगाता, अचानक से लाइट चली जाती है। अंजलि एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन गौतम लाइट कटने पर और भी ज्यादा मस्करी करते हुए कहता है, देखो मैंने कहा था ना, भूत है यहाँ पर। अंजलि जल्दी से फ्लावर वास का टुकड़ा छोड़कर उठ जाती है और सीरियस होकर कहती है, गौतम प्लीज ये सब मत बोलो, मुझे सच में बहुत डर लगता है। अंजलि का डर देखकर गौतम को और भी मजा आने लगता है। अब देखो वहां से कोई आएगा। गौतम अंजलि को और डराता है। गौतम प्लीज, मैं कह रही हूं ना। अंजलि गौतम से कहती है और गौतम एकदम से हंसने लगता है। अंजलि जल्दी से जाकर मोमबत्तियां जलाने लगती है। गौतम नीचे आकर हॉल में चुपचाप सोफे पर बैठकर देखने लगता है कि एक के बाद एक अंजलि ने कई सारी मोमबत्तियां जला दी है। शायद गौतम के कहने पर उसे सच में अब घबराहट लगने लगी थी। अंजलि जब भी गौतम की तरफ देखती है वो और भी ज्यादा मुस्कुराता है, जैसे अंजलि के डरने पर उसे खूब मजा आ रहा हो। आखिर में गौतम अंजलि के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस हाथ में अंजलि ने मोमबत्ती पकड़ी थी। गौतम से रहा नहीं गया था, क्योंकि उस मोमबत्ती की रोशनी में अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही थी। गौतम कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अंजलि गौतम की आंखों में सीरियस होकर देखने लगती है। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती है। मेरा हाथ छोड़ो गौतम प्लीज, अंजलि कहती है। गौतम उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, मन नहीं कर रहा। तभी मोमबत्ती पिघलकर गौतम के हाथ पर गिरने लगती है। ये देखते ही अंजलि को तकलीफ होती है। वो कहती है, गौतम तुम्हारा हाथ चल रहा है। गौतम बिना पल के झपकाए कहता है, जलने दो। गौतम अंजलि की आंखों में खो गया था। अंजलि भी एक टुक उसकी आंखों में देखती रहती है। अचानक से इन दोनों को होश आता है जब बच्चे चिल्लाते हुए आते हैं, मम्मा पापा चलो ना हाइड एंड सीक खेलते हैं, लाइट भी नहीं है, बड़ा मजा आएगा। रिया भी उन बच्चों के साथ ही थी। अंजलि और गौतम जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़कर सीधा खड़े हो जाते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए गौतम कहता है, अरे बच्चों इतने अंधेरे में हाइड एंड सीक क्या खेलोगे? रिया कहती है, बच्चे जिद कर रहे हैं तो खेल लेते हैं ना। गौतम अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ चलो, बच्चों को अच्छा लगेगा। गौतम पूछता है, तो किसकी डेन होगी फिर? उसके इतना कहते ही रिया बिना किसी वार्निंग के अपनी आंखें बंद करके 10 से उल्टी गिनती शुरू कर देती है। बच्चे एकदम से भागने लग जाते हैं। अंजलि भी छुपने के लिए जगह ढूंढने लगती है। गौतम कंफ्यूज हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1 काउंटिंग खत्म करके रिया आंखें खोलती है। अंजलि एक पर्दे के पीछे छुपी होती है और गौतम भी उसी पर्दे के पीछे घुस जाता है। वहां पर जगह बहुत कम थी। अंजलि धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहती है, अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कहीं और जाकर छुपो ना, यहाँ कहाँ जगह है? गौतम भी बिना आवाज किए फुसफुसा कर कहता है, प्लीज एडजस्ट कर लो ना, अब बाहर निकला तो पकड़ा जाऊंगा। यहाँ रिया धीरे धीरे हर तरफ सबको ढूंढने लगती है। बच्चों तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। वंश और विवान अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे गौतम अंजलि से कहता है,
ये मेरा हाथ तो अब चलने लगा। उस मोम की जलन अब महसूस हो रही है। उस टाइम तो हीरो बनकर पकड़ लिया था। अंजलि जल्दी से गौतम का हाथ लेकर देखने लगती है। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर गौतम को बेहद खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था। उस पल गौतम खुद को रोक नहीं पाता है। अंजलि को अपने इतने पास में पाकर उससे रहा नहीं जाता और वो जल्दी से उसके गाल को चूमकर पीछे हट जाता है। अंजलि एकदम से सरप्राइज हो जाती है और आंखें फाड़ कर गौतम को देखने लगती है, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, क्या बदमाशी थी ये। इससे पहले कि गौतम कुछ कहता, अचानक से पर्दा हटता है। रिया वहां उन दोनों को ढूंढ चुकी थी। पकड़े गए, रिया बड़े मजे से कहती है। रिया को लगा था कि वहां पर वंश और विवान छुपे हैं, लेकिन अंजलि और गौतम को एक साथ उस पर्दे के पीछे देखकर रिया अपनी जगह पर ही जैसे जम सी जाती है। अचानक से लाइट भी आ जाती है। हर जगह उजाला हो जाता है। एक पल के लिए अंजलि और गौतम भी बहुत ही अजीब महसूस करने लगते हैं, जैसे उन दोनों ने कोई गुनाह किया हो। रिया के ठीक पीछे खड़े होकर वंश और विवान ताली बजाकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। गौतम और अंजलि को इस तरह देखकर रिया का दिमाग खराब हो गया था। वो पलटकर बच्चों से कहती है, ऐसे दांत फाड़कर हंसने की जरूरत नहीं है। और फिर ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वंश और विवान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंजलि मुस्कुराकर बच्चों को देखती है और पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आप लोग चलो मेरे साथ, आप लोगों को होमवर्क करना है ना। ये कहकर अंजलि दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। गौतम टेरेस पर जाकर बहुत सीरियस मूड में काफी देर तक सोचता रहता है कि आखिर उसकी जिंदगी इस तरह से कब तक चलती रहेगी। वो अंजलि से मोहब्बत करता है, कोई चोरी तो नहीं करता, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो। अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। गौतम, क्या सोच रहे हो। गौतम पलटकर देखता है तो वहां अंजलि थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, गौतम पूछता है। अंजलि बताती है, बच्चों को होमवर्क देकर आई हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ अकेले में वही सब सोच रहे होंगे। एक गहरी सांस लेकर गौतम कहता है, क्या हम लोग कोई क्राइम कर रहे थे अंजलि। तुमने देखा ना, रिया ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से हमें कैसा लग रहा था। अंजलि हल्का सा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारी लाइफ, क्या कर सकते हैं। गौतम कहता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे पहले कि गौतम कुछ और कहता, अचानक से अंजलि के मोबाइल पर कॉल आने लगती है। स्वास्तिका कॉल करी है, एक सेकेंड मैं बात कर लेती हूँ। अंजलि कॉल रिसीव करती है। हाँ स्वास्तिका, बोलो। फोन पर स्वास्तिका अंजलि को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी आंखों में खुशियों की चमक देखकर गौतम पूछता है, क्या हुआ। फोन काटने के बाद अंजलि कहती है, एक गुड न्यूज है। यहाँ दूसरी तरफ लता देवी रिया के पास उसके कमरे में आती है। मिल गया ना सुकून, इतना अच्छा बनकर क्या मिला तुम्हें। मैं सब देख रही थी, क्या क्या ड्रामा चल रहा था। लता देवी रिया को ताना मारती है। रिया चुपचाप अपने बिस्तर पर मुंह फेर कर बैठी हुई थी। वो इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी। जाने दीजिए माँ जी, मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये कहकर रिया जैसे ही उठती है, लता देवी उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी अकल क्या भैंस चराने गई है। तुम अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर नजरअंदाज कैसे कर सकती हो। रिया लता देवी से अपना हाथ छुड़ाती है। माँ जी प्लीज, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। ये कहकर रिया सीधा कमरे से बाहर जाती है और वंश और विवान के पास चली जाती है। अपने कमरे में दोनों भाई बैठकर होमवर्क कर रहे थे, जो अंजलि उन्हें समझा कर गई थी। रिया को देखते ही दोनों उसे इग्नोर करके दोबारा अपने होमवर्क पर ध्यान देने लगते हैं। दोनों रिया से नाराज हैं, क्योंकि रिया ने उन्हें डांटा था। रिया पास आकर बैठी है। मुझसे बात नहीं करोगे तुम दोनों। दोनों चुप रहते हैं। रिया कान पकड़कर कहती है, अरे बाबा सॉरी, गलती हो गई। वंश और विवान दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर रिया की तरफ देखकर
हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। इट्स ओके, वंश कहता है। अच्छा चलो खाना खा लेते हैं, रिया उन्हें प्यार से कहती है। यहाँ छत पर अंजलि गौतम से कहती है, एक्चुअली स्वास्तिका कह रही थी कि एंटीडोट काम कर रहा है, उसके पास डॉक्टर का खुद फोन आया था। ये सुनते ही गौतम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। सच में उसने ऐसा कहा? अंजलि थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, एक्चुअली इस तरीके से तो नहीं कहा, लेकिन उसकी बात से तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, मतलब सब ठीक है। गौतम झट से अंजलि के हाथ से फोन लेता है और स्वास्तिका का नंबर फिर से डायल करने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अंजलि पूछती है। गौतम कहता है, मुझे कंफर्म करना है, बातों से लगा इसका क्या मतलब है। जल्दी फोन उठाओ स्वास्तिका, जल्दी उठाओ। गौतम फोन नंबर डायल करके बेचैन होते हुए यहाँ से वहां चहलकदमी करने लगता है। अंजलि कहती है, गौतम आराम से, मुझे नहीं लगता कंफर्म करने की जरूरत है। उसकी बात से सच में ऐसा ही लगा जैसे। अंजलि अभी कह ही रही होती है कि तभी दूसरी तरफ से स्वास्तिका फोन रिसीव कर लेती है। हाँ गौतम, क्या हुआ? स्वास्तिका सच बताओ, एंटीडोट सक्सेसफुल है ना? अंजलि पूरी तरह ठीक हो गई है ना? स्वास्तिका 2 सेकंड का पॉज देती है और उसी 2 सेकंड के पॉज में गौतम की धड़कनें बिजली की रफ्तार पकड़ लेती है। अरे चुप क्यों हो, जल्दी बोलो ना, स्वास्तिका कहती है। गौतम, मेरे पास डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि लगभग सब कुछ ठीक ही है, बस रिपोर्ट आने तक की देरी है। गौतम एकदम से नर्वस होकर पूछने लगता है, लगभग का मतलब क्या है? वो लोग अभी श्योर नहीं है क्या? स्वास्तिका कहती है, गौतम तुम कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे हो, ये सिर्फ एक प्रोसीजर होता है, रिपोर्ट मिलने से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस होता है, ये मानकर चलो कि अंजलि ठीक है, एंटीडोट काम कर रहा है। स्वास्तिका के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फोन काटने के बाद गौतम अपने दोनों हाथों को फैलाकर आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। अंजलि उसे देखकर हंसने लगती है। ये क्या कर रहे हो तुम? गौतम कहता है, एक अरसे के बाद ऐसी खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये कहता हुआ गौतम जल्दी से अंजलि के पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो गौतम, संभल कर, अंजलि कहती है। गौतम अंजलि को यूं ही उठाए गोल गोल घुमाने लगता है। अंजलि भी हंसने लगती है। गौतम प्लीज नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। यहाँ रिया बच्चों को लेकर जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आती है, विवान कहता है, मम्मा पापा कहाँ है? लता देवी वहीं पर मौजूद थी। वो तंज कसते हुए कहती है, बहुत जरूरी काम के बारे में बातचीत कर रहे होंगे दोनों अकेले में। रिया लता देवी की इस बात को इग्नोर करके बच्चों से कहती है, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रिया गौतम और अंजलि को देखने के लिए छत पर जाती है, क्योंकि उसने गौतम को छत पर जाते हुए देखा था। लेकिन छत पर पहुंचते ही रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि गौतम ने अंजलि को अपनी गोद में उठाया हुआ है और उसके होंठ अंजलि के बहुत करीब थे।